वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 2 मई 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात करेंगे, हीट वेव्स, सीजीआई ने गवर्नमेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स की हैं, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और लास्ट में श्रीलंका में अमूल जैसा जो प्रोजेक्ट, हमारे देश में जैसे अमूल है ना, तो वैसे इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जो है डेयरी एक्सपेरिमेंट श्रीलंका में लॉन्च किया गया, लेकिन ये फेल रहा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे देश के जो मिल्कमैन हैं तो उन्होंने ही, मिस्टर कुरियन ने ही यहाँ पर श्रीलंका में ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन ये फेल रहा श्रीलंका। क्यों? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, AFSPA। ये द हिंदू का आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ ईस्ट। इसको हम कहते हैं 7+1, इजंट इट, या फिर 7 सिस्टर्स या फिर 8 सिस्टर्स स्टेट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोकेट कर लेते हैं कि 8 जो राज्य हैं। तो यू हैव दिस वन। मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करूंगा, राइट। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करने की एक मेरी खुद की एक टेक्निक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपके पास इससे अच्छी भी टेक्निक हो सकती है, लेकिन दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर, मैंने याद ऐसे रखा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसने एक प्रकार से आप देखें तो आसाम को कवर किया है, राइट। एंड देन वी हैव आसाम नंबर 2, और आसाम ने मेघालय को कवर किया है। तो ये 3 राज्यों को मैंने ऐसे याद रखा है। फिर यहाँ पर ये जो 3 है तो इसमें नंबर 4th, राइट, इज़ नागालैंड, देन यू हैव मणिपुर, एंड देन यू हैव मिज़ोरम। अब कई बार ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि मणिपुर ऊपर है या फिर मिज़ोरम, तो मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकली MA, और MA के बाद डिक्शनरी वाइज अगर हम जाएँ तो MI जो है वो बाद में हमें देखने को मिलेगा, इज राइट। तो ऐसे मैंने याद रखा है इसको। और फिर मिज़ोरम के बाजू में है त्रिपुरा, और देन यू हैव वन सिक्किम। सिक्किम जो है वो इन राज्यों की तरह, ये 7 सिस्टर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसे, वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो ये थी एक जियोग्राफी ऑफ 7+1 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री। अब दोस्तों, ये जो APSPA है ये क्यों खतरनाक है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पहला ऐसा ऑथेंटिक इंडिकेशन दिया है कि आने वाले समय में APSPA जो हैं इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। और जब भी इसको हटाया जाएगा, यहाँ के सिटीजन्स जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, राइट। इट विल ब्रिंग इमेंस रिलीफ, क्योंकि ये APSPA जो हैं उसके तहत नाम से ही पता चल जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए जाते हैं। विल टॉक अबाउट इट एज वेल। A good deal of work is being done in that direction, not only in Assam but also Nagaland and Manipur. अभी हमारे देश के, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको ये APSPA देखने को मिलती है। नंबर 1 इज आसाम, देन यू हैव नागालैंड एंड मणिपुर। जो भी एरियाज़ APSPA के तहत डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के तौर पर डिक्लेयर किए जाते हैं, राइट, तो वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और अब बहुत सारे क्षेत्रों में इसको रिमूव किया गया है। विल टॉक अबाउट इट। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर हम देखें देन वी फाइंड के सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी, दिस नंबर 1 इज सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। फिर नंबर 2 है कि एडमिन जो हैं, प्रशासन, ये काफ़ी अच्छा हुआ है। और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ यहाँ पर एक शांतिमय वातावरण, एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है। तो ये कुछ 3 बड़े रीजंस है जिसकी वजह से APSPA वाला जो एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और 1 महीने पहले की ही बात है जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आसाम, नागालैंड और मणिपुर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से ये APSPA जो है, या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया का जो टैग है, या फिर APSPA जो है उसको हटाया। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देयर वाज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन आसाम where APSPA was removed entirely in 23 districts and partially in 1. आसाम के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से APSPA को कंप्लीटली हटाया गया, और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसको पार्शियली हटाया गया। अभी भी आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में
APSPA है, बट यू कैन इमेजिन कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ हटाया गया। दैट मीन्स कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएशन जो है वो काफ़ी, जो नंबर 1 2 3 पॉइंट्स हमने देखे ये काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 15 पुलिस स्टेशंस जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ से चीज़ों को, ये APSPA को हटाया गया और इट रिमेन्स इन एरियाज अंडर 57 पुलिस स्टेशंस स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स। आज नागालैंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स और 57 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में APSPA जो हैं वो अभी भी हैं। तो वी कैन सी कि यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही है। दिस इज स्टेट नंबर 2। नंबर 3 की बात करें तो मणिपुर है। एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशंस आर स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट। अभी मणिपुर में 82 पुलिस स्टेशन है जहाँ पर ये हैं, और 15 पुलिस स्टेशन वाले एरियाज जो हैं उनको 1 अप्रैल से हटाया गया है, मीन्स APSPA को इन एरियाज में से हटाया गया है। तो दिस इज़ स्टेट नंबर 3। अब आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, मीन्स आपने देख लिया आंकड़े, राइट, कि यहाँ पर ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। रही बात त्रिपुरा की, तो 2015 में इसको हटाया गया। मेघालय में से 2018 से मेघालय में से APSPA को हटाया गया। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि APSPA जो है ये ख़तरनाक क्यों है। द थिंग इज़ के जो स्पेशल फोर्सेस हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनको इम्प्यूनिटी मिलती है। इम्प्यूनिटी यानी कि एक फ्री हैंड मिलता है, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि लेट्स से कि कोई चीज़ गलत हो रही है, या फिर बहुत केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास इतने पावर्स आ गए हैं कि आप बिना पूछे, आपको अगर लेट्स से आप स्पेशल फोर्स में हैं या फिर आर्म्ड फोर्स का पार्ट हैं, तो अगर आप किसी भी सिटीज़न को गिरफ्तार कर ले, उसको लेकर जाएंगे आपके एरिया में, उसको टॉर्चर करेंगे, ये सारी चीज़ें, मीन्स आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतने सारे पावर्स जो हैं वो दिए गए थे, और जब पावर्स दिए गए थे तो यही आशा की गई थी कि इनका सदुपयोग होगा। लेकिन इतनी सारी एट्रोसिटीज़ हुई, इतना पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है। नो डाउट APSPA ने अपना रोल भी प्ले किया है। आई एम नॉट सेइंग कि APSPA जो है इसने सिर्फ एट्रोसिटीज़ ही क्रिएट की हैं, लेकिन हाँ, अच्छा काम किया है APSPA ने। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज़, अब 4 महीने पहले की ही बात देख लीजिए, नागालैंड में 15 सिविलियंस जो हैं मोन डिस्ट्रिक्ट में उनकी हत्या हो गई। तो अब APSPA हटाया जा रहा है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट्स ए गुड थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो रही है, ये सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, सरकार को ये याद रखना है कि वे सारे विक्टिम्स, वे सारे पीड़ित लोग जिनको APSPA की वजह से परेशानियां हुई हैं, जिनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया, अभी भी वो लापता हैं, रेप्स हुए हैं, राइट, मर्डर्स हुए हैं, तो ये सारे जो पीड़ित लोग हैं उनको जस्टिस देना जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंडिंग मिशन है, राइट। यहाँ से APSPA हटाया जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन न्याय जो है वो डिलीवर करना होगा, और जल्द से जल्द वी हैव टू डू दैट थिंग कि APSPA के तहत जितनी भी एट्रोसिटीज़ हैं और जितने लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। ओवरऑल थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। लेट्स मूव ऑन। हीट वेव, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, आई डोंट हैव टू टेल यू, आई एम श्योर आप सब ने इस चीज़ को फील किया होगा कि अब ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी बेकरी में जी रहे हैं, राइट। हर तरफ हीट वेव्स हैं, मीन्स लिटरली 10-11 बजे के बाद घर के बाहर निकलना जो है इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल, वेरी डिफ़िकल्ट। और ये माहौल जो है वो 5-5:30 बजे तक रहता है, राइट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अप्रैल का महीना जो है इसमें नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स को काउंट किया जाए तो पता चलता है कि 122 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें 2022 इस साल देखने को मिला है। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल की बात करें तो ये जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया, तो इसमें एवरेज मंथली, रिमेंबर ये एवरेज है, राइट। ये मीन्स अगर आप इसको छोटे छोटे एरिया, सब डिविजनल एरियाज़ में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा, लेकिन एवरेज
पूरे एक बड़े रीजन की नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट को तो हमने अभी देखा 7+1 जो हमने देखा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्ट, राइट। इसमें राजस्थान आ गया, गुजरात एक्सेट्रा। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें 35.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है, और सेंट्रल इंडिया में 37.78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिला। और बहुत सारे ऐसे रीजन्स, अगर उसके थोड़ी गहराई में अगर आप जाएँ, सब डिविजनल टेम्परेचर्स देखें, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मिड 40s में था, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको ईजिली ब्रीच कर दिया है। और अभी आज से मीन्स यस्टरडे से, संडे से मई महीने की शुरुआत हो गई। एंड रिमेंबर, मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ, राइट। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ हमारे देश के लिए अगर कोई होता है तो दैट इज़ मे। और 122 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आई एम श्योर मे इज़ गोइंग टू बी मच मोर पेनफुल, मच मोर हाई इन हीट। अब आईएमडी क्या कहता है? आईएमडी ये कहता है कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो हैं, ये सिजलिंग इसमें कंटिन्यू रहेगी, यानी कि यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी, और लोगों को सीवियर हीट वेव्स के लिए या फिर इन जनरल हीट वेव्स के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मार्च और मीन्स अप्रैल और मार्च में गर्मियाँ हो गई, लेकिन अब वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में कुछ बारिश हुई है, तो यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है वो ईजी हुआ है, लेकिन इन जनरल हीट वेव्स जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, हाइड्रेटेड रखें, राइट। ये जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर हो सके तो अवॉइड गोइंग आउट बिटवीन दिस आवर्स, लाइक 11-12 बजे के बाद और 5 बजे तक अवॉइड कीजिए बाहर जाना, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप अपना जो शेड्यूल है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई या फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। दोपहर में यू कैन टेक ए रेस्ट, राइट। आप सो सकते हैं 1-2 आवर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पर वैसे भी काम करने का मन नहीं करेगा, और रात को फिर आप देर तक काम कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर एक स्लीप जो है ना, जो हम लेट्स से 7-8 आवर्स के लिए कंटिन्यू स्लीप लेते हैं, तो उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि 6 घंटे रात को और 2 घंटे दोपहर में, फिर जो भी आपको बेस्ट लगे यू कैन डू इट, राइट। अब हीट वेव कब डिक्लेयर की जाती है? आईएमडी क्या कहता है, इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि किसी एरिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4.5 नॉचेस ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। और सीवियर हीट वेव के नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस क्षेत्र को सीवियर हीट वेव से अफेक्टेड क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है। अब जनरली क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसे समय पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मेडिटेरेनियन जो सी है ना, वहाँ से पानी इवोपरेट होता है, और फिर क्योंकि करंट जो है वो इस तरफ मीन्स ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन इसका जन्म वेस्ट में होता है, तो इसलिए इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। तो ये मॉइस्चर जो है, इसको ये जेट स्ट्रीम वाली हवाएं जो हैं वो लेकर आ जाती हैं हमारे देश तक, और फिर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो ये गर्मियों से थोड़ा एक छुटकारा हो जाता है। लेकिन 5 जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए अप्रैल में, लेकिन इतनी कोई ख़ास बारिश या फिर बारिश जैसा कोई माहौल नहीं बना, तो इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो ला नीनिया है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में अल नीनो और ला नीनिया, ये 2 सिचुएशन होती है। दोस्तों, हमने इससे पहले भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। आज क्योंकि दूसरे टॉपिक्स कवर करने हैं तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आई वुड से कि अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, पहली बार इसको देख रहे हैं, दैन डोंट वरी एट ऑल। ये ला नीनिया और एल नीनियो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं कि इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मई महीना बाकी है। मई महीने में फोरकास्ट भी आएगा आईएमडी का, तो उस टाइम पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी नॉर्मल मॉनसून के बारे में, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, और ये चीज़ आप याद रखिए, राइट। इसको भूलना मत कि अब लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है इसको अपडेट की गई है, ये है 87 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत की एलपीए कितनी है, 87 सेंटीमीटर।
तो कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे मैंने आपको बताया कि मई महीने में आईएमडी जो है वो फोरकास्ट नया लेकर आएगा, तो उस टाइम पर ला नीनिया, अल नीनियो, फिर वी हैव दिस इंडियन ओशियन डायपोल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम फिर से बात करेंगे, राइट? तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब ये जो हमारे पास ये अपडेट्स आ रही है, इसका फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि राज्य सरकारों को किस प्रकार की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। और ग्रीन हाउस गैस की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है, जैसे कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो ये एक इसकी एक इम्पैक्ट है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि रेनलेस स्पेल्स, यानी कि जो गैप्स हैं, बारिश हुई फिर नो बारिश और फिर से ज़्यादा बारिश। तो पहले क्या था, पहले कुछ ग्राफ इस प्रकार का दिखता था बारिश का कि धीरे धीरे जून में शुरुआत होती थी, जुलाई और अगस्त, जुलाई में पीक, फिर अगस्त का टाइम, और फिर धीरे धीरे करके बारिश ख़त्म हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब ज़्यादा बारिश हो गई एक दिन या फिर एक हफ्ते में, फिर बारिश नहीं होती है, फिर से इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की एक पैटर्न जो है वो देखने को मिली है। और इसकी वजह से फ्लडिंग होता है, अर्बन फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें। और अर्बनाइजेशन की वजह से एक और चीज़ हुई है, इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, क्योंकि आपके रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हीट को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो हमारे सिटी एरिया में हमें ज़्यादा हीट फील होती है, तो इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। तो इसकी वजह से कुछ डिग्रीज सिटी का टेम्परेचर जो है वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा होता है, और हीट वेव की इम्पैक्ट जो है वो सिटी में रहने वाले लोगों को भी ज़्यादा हो रही है। पिछले 50 सालों का आंकड़ा ये कहता है कि 17,000 लोगों को मीन्स हीट वेव की वजह से 17,000 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई। अब हमें हीट वेव की वजह से होने वाली मृत्यु जो है उसको एक डिज़ास्टर के तौर पर या फिर डिज़ास्टर विक्टिम के तौर पर इनको देखना चाहिए, और इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक वर्क प्लेसेस जो हैं यहाँ पर भी हीट वेव के रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मीन्स आई वुड से कि कुछ सालों पहले जापान ने क्या किया पता है, कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं समर के टाइम पर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो फॉर्मल कपड़े हैं वो पहनिए, सूट्स पहनिए, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं। अब देखिएगा कि समर के टाइम पर भी लोग जो हैं वो 3 पीस सूट पहनकर कहीं पर जाते हैं, या फिर 3 पीस सूट पहनकर पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं। दैट इज़ नॉट लॉजिकल। मीन्स अच्छा लगता है, देखिए शादी में आप कहीं पर गए, कुछ हाफ एन आवर के लिए आपने अगर सूट पहन लिया तो दैट्स ओके, तो चलेगा, शाम का वक्त है, इट्स ओके। लेकिन दोपहर के टाइम पर इतने हेवी कपड़े जो हैं वो नहीं पहने। तो जापान ने क्या किया, जापान ने ये नियम बना लिया कि आप इनफॉर्मल कपड़े पहनकर, आप शॉर्ट्स पहनकर, टी शर्ट्स पहनकर ऑफिस जा सकते हैं। मीन्स आपका काम जो है वो इनफैक्ट और अच्छा होगा जब आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि जापान ने एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर है ना उसको भी 28 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया। उससे कम आपके एयर कंडीशन का टेम्परेचर नहीं होता है जापान में, जो नए एसीज हैं उसमें। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट दोपहर के टाइम पर आप लेबर वर्क और इन सारी चीज़ों को ऑफ कर दीजिए, रात के टाइम का इस्तेमाल कीजिए, अर्ली मॉर्निंग का इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस में जाने वाले लोग जो मीन्स ऑफिस का टाइम थोड़ा चेंज हो जाए, अगर राइट अर्ली थोड़ा स्टार्ट कर दें, लेट्स से 7 बजे 8 बजे लोग स्टार्ट कर दें। और सेम थिंग गोज विद स्कूल का टाइम चेंज करना। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वो सारी चीज़ें अगर हम करें, ऑफिस, ये हर एक एंटरप्रेन्योर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो हो जाएगी। CJI मेक्स ए केस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने एक मीटिंग में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स थे, ये सारे बड़े बड़े लोगों के सामने उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने बॉटम लेवल से स्टार्ट किया कि कैसे पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती हैं, केसेस और FIR के इश्यूज़, तहसीलदार लेवल पर चीज़ें कैसी होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक गुड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी के पास ना जाए। जुडिशरी में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। लार्जेस्ट लिटिगेंट अगर कोई है तो दैट इज़ गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा केस अगर कोई फाइल करता है हमारे देश में तो दैट इज़ गवर्नमेंट। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए और कुछ एक्ट्स जो हैं
उनको अच्छा बनाया जाए, लॉज को अच्छा बनाया जाए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स हैं वो भी कम हुई, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे बिल्स जो हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं उनको पास किया जाता है। मीन्स 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर एक लॉ को पास कर दिया, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई। और हम देखते हैं कि कैसे मैंने ओबामा केयर का एग्जांपल दिया था कि ओबामा केयर वाली जो डिस्कशन है वो नियरली कितनी 21 आवर्स 22 आवर्स जितना समय जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को दिया गया। तो यू कैन इमेजिन कि हर रोज़ उस विषय पर 2 3 4 5 घंटे बातचीत हुई और एक हफ्ते तक वो बातचीत चली और फिर उस बिल को पास किया गया। तो हमारे यहाँ पर डिस्कशन के बिना बहुत सारे लॉज को पास किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और इसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं होती है, तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो फाइल किए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े केसेस जो सिली केसेस हैं ऐसे पास किए जाते हैं। कई बार जुडिशियल ऑर्डर्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं करती है, और इन सारी चीज़ों की वजह से भी केसेस बढ़ते हैं और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है हमारे देश का वो बिगड़ जाता है। और सारी चीज़ों का डिसीजन जो है वो बर्डन कोर्ट्स पर डाला जाता है कि कुछ चीज़ गलत हुई तो कोर्ट्स देख लेगी, ये चीज़ गलत हुई तो कोर्ट्स देख लेगी। और ऊपर से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में बहुत सारी डिलेज, और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वरना इन जनरल आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कितनी सारी फाइल्स वहाँ पर होती हैं। मीन्स वो जो एक पीस मीन्स एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। और लोग कहते हैं कि अगर कोर्ट्स में जाएं, मेरे कुछ वकील दोस्त भी ये कहते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाएं यू विल फील नेगेटिव। फील ही होगा ना नेगेटिव, क्योंकि ना तो मीन्स वहाँ पर इतनी सारी भीड़ हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, थोड़ी फैसिलिटीज़ होगी। अभी कुछ दिनों पहले की मैं आपको बताऊँ, राजकोट की जो एक कोर्ट है 6 माले की बिल्डिंग है, और वहाँ पर दोपहर के टाइम पर लंच के बाद का जो शेड्यूल होता है तो लिफ्ट वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। जस्ट इमेजिन कि ऐसे टाइम में मीन्स राजकोट जो शहर है लाइक ये प्रॉपर एरिड रीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, 42 43 इतनी ऑन एन एवरेज गर्मी रही है अभी भी। और मैं जब बात कर रहा हूँ अभी एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड हैं वो मुझे शाम को मिले तो ही टोल्ड मी कि आज बहुत थक गए, क्योंकि 2 3 बार उनको 6 माले की बिल्डिंग जो है वो चढ़नी पड़ी। अब जस्ट इमेजिन, आपने एक कोर्ट का भी ये डेकोरम है कि आपको ब्लैक सूट पहन कर जाना है और मीन्स फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, और ये सारी चीज़ें मीन्स आप 2 3 बार ऊपर नीचे जा रहे हैं 6 माले की बिल्डिंग में। जस्ट इमेजिन क्या हालत होगी आपकी। तो ऐसी सिचुएशन है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना पुअर है। जजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स जजेस का मेन काम यही है कि जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना। जो अच्छा लॉ बनेगा तो उस मीन्स कोर्ट का काम यह है कि जो कानून है ना उसको इंटरप्रेट करना, इतना मेक श्योर करना है कि अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर रहा है तो उस लॉ को हटाया जा सकता है। लेकिन बाकी जो लॉ बन चुका है, जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री के अंदर है, तो उसका इंटरप्रिटेशन करना। आप जितना अच्छा लॉ आप बनाएंगे उतना अच्छा मैनेजमेंट होगा देश का। और बाकी जो काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, और 66% जितने पेंडिंग केसेस जो हैं वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक फोकस एरिया होना चाहिए सरकार का कि क्यों ज़मीन के साथ जुड़े हुए इतने सारे केसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम 1 by 1 सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या है जिसको अगर हम हटा दें, उन लॉज में, उन एक्ट्स में अगर चेंजेस करें तो ये सारे केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसा कल्चर है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि अगर कोई ऑफिसर ने एक अच्छा डिसीजन लिया तो रिटायरमेंट के बाद भी फिर वो केस खुलेगा और फिर उसका नाम उसमें आएगा और फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर पता चलेगा बहुत सालों के बाद कि नहीं, उस ऑफिसर ने भले ही नुकसान हुआ लेकिन उसने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए देश के हित के बारे में एक डिसीजन लिया है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस प्रकार के केसेस होने लगे हैं, तो अब लोग जो है मीन्स जो ऑफिसर्स हैं ना वो डिसीजन लेने से घबराते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वी नो देयर इज़ अ नेक्सस एज वेल, एक ट्रायंगल बनता है जिसमें एक तरफ नेता है, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तरफ पुलिस हैं। तो मिली भगत जो है ये नेक्सस, तो इसकी वजह से भी करप्शन और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की ये सीजेआई ने बताई हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि भारत की एक बहुत ख़राब छवि जब गवर्नेंस की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात आती है, तो ओवरऑल भारत की जो छवि है ये बहुत ही ख़राब नज़र आती है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा देश का, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं आएगा। और लोगों को न्याय देना, न्याय जो है वो हमारा अधिकार भी है। और एक जस्ट सोसाइटी अगर नहीं है तो उसमें तरक्की भी नहीं हो सकती, नंबर वन। देन वन मोर थिंग कि ये सारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर सरकार लॉज जो हैं उनमें बदलाव करें और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो कोर्ट के ऑर्डर्स का, लॉज का, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। एंड इट्स नॉट ए चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि चिकन पहले आया या एग पहला आया, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अगर चीज़ों को स्टार्ट करेगी तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर टॉक दैट कुड बी हाइप बॉल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एन.के. नारायण साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये धीरे धीरे एस्केलेट होते जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब बात आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 या फिर विश्व युद्ध 3 क्या होगा। और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हो ही जाएगा, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस हम करने वाले हैं कि अगर होगा तो मीन्स क्या क्या चीज़, क्यों होगा या फिर क्यों नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, एक तरफ यूएसए और नेटो जो हैं ये यूक्रेन को और ज़्यादा लीथल वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रशिया ने, पता है, स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी देश ने अगर इसमें दखल अंदाजी की तो सिचुएशन काफ़ी सीवियर होगी। तो रशिया को पता है कि यूक्रेन जो है वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता, लेकिन नेटो और यूएस और दूसरे देश जो हैं वो पैसे, वेपन्स, ये सारी चीज़ें यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज व्हाट इज़ फर्दर एविडेंट इज़ दैट बोथ साइड्स सीम इंटेंट टू एनलार्जिंग द स्केल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब यूक्रेन और रशिया दोनों इस युद्ध को और एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। और हाल ही में एक मीटिंग हुई थी 43 नेटो मेंबर्स और कुछ दूसरे देशों की, ये जो यूएसए का एयरफोर्सेस के बेसिस हैं यूरोप में, तो वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स में इसकी मीटिंग हुई थी। और जो लॉयड ऑस्टिन है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक वॉर क्राई की। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, रशिया इस प्रकार से किसी देश पर अटैक नहीं कर सकता, क्या समझते हैं अपने आप में, एक एग्रेसिव डिस्कशन यहाँ पर हुई। दूसरी तरफ रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लेवरोव, तो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रशिया अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि नेटो जो है वो प्रॉक्सी, यानी कि यूक्रेन जो है वो एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है, नेटो का और यूएसए का एक प्रॉक्सी, यानी कि इट्स लाइक ए पपेट की तरह काम कर रहा है। और ये पपेट जो है वो रशिया के साथ एंगेज्ड है, तो ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही एग्रेसिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो हैं वो दोनों की तरफ से हमें सुनने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड, जो अभी नेटो के मेंबर्स नहीं हैं और ये बनने की बात कर रहे हैं, तो रशिया ने क्लियरली बता दिया कि देखिए, अगर आप नेटो के मेंबर बनेंगे तो फिर जो बाल्टिक रीजन है उसको अगर आप न्यूक्लियर फ्री बनाने की बात करें तो ये टॉक्स जो हैं ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बाल्टिक रीजन के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको, मैं चाहता तो इसको मैप में भी ऐड कर सकता है, एक मैप, राइट। मेरे पास यूरोप का अच्छा मैप है, डिजिटल मैप नहीं, बट आई वांट यू गाइस कि आप खुद एटलास देखिए और बाल्टिक रीजन को लोकेट कीजिए, ठीक है। ये एक होमवर्क भी है आपके लिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि सारी चीज़ें जो है ना वो स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। जो लोग मुझे जानते हैं लंबे समय से, यू नो इट वेरी वेल कि आई हेट स्पून फीडिंग। बहुत सारे टीचर्स ये एक्स्ट्रा पैम्परिंग करते, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। नो, कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे।
isn't it? Anyway, let's come back to the topic. तो स्वीडन को और फिनलैंड को ये धमकी दे दी है, खुली धमकी दे दी है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर हम इस क्षेत्र में न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देंगे, ऐसा रशिया ने क्लियरली बता दिया है। और देखिए, अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, वो किसी एक देश की मोनोपोली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो एस्केलेशन की हुई। अब क्यों ऐसा लगता है कि युद्ध नहीं होगा? अगर आप देखेंगे 40s और 50s के समय पर भी इस प्रकार की सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही थी, लेट 40s और 50s में, लेकिन फिर युद्ध नहीं हुआ। देखिए, कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे पॉइंट्स कह सकते हैं कि उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। यस, बट सी, एवरीवन नोज कि अगर रशिया को भी पता है, यूएसए को भी पता है, नेटो के मेंबर्स को पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 3 रहा, अगर स्टार्ट हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे हाइपरसोनिक्स और ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल होगा, और इसमें जीत जो है ना वो किसी की नहीं होगी, नुकसान ही होगा। राइट, ये चीज़ सबको पता है। अब न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो देश के पास है, अब न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे देशों के पास है, और इनफैक्ट रशिया और चाइना को मिला दे तो इनके पास, इन दोनों के पास वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक प्रकार से डिटरेंस के तौर पर भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना ने भारत पर अटैक क्यों नहीं किया? राइट, बड़ा अटैक, क्योंकि उनको पता है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। सेम थिंग गोज विद भारत ने, पाकिस्तान इतने सालों से हमें परेशान कर रहा है, तो हमने उन पर एक फुल फ्लेज अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अगर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा देश जो है वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर ही लेगा, ये सबको पता है। राइट, फिर दूसरी चीज़ के वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए और नेटो के साथ दुनिया के सारे देश नहीं है, बहुत सारे देशों को ये भी पता है कि कैसे नेटो जो है उसने प्रॉमिस के बाद भी अपना खुद का एक्सपांशन जो है वो स्टार्ट रखा, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रशिया जो है वो परेशान हो गया। एक लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन जो है वो कहते आ रहे हैं, पिछले 2 दशकों से वो कहते आ रहे हैं कि देखिए अपना एक्सपांशन बंद कीजिए एक्सेट्रा, लेकिन फिर एक्सपांशन होता रहा, तो फिर रशिया ने ये स्टेप लिया है। तो ये, इसके बारे में भी बहुत सारे देश जो हैं वो जानते हैं। तो दुनिया के सारे देश वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर युद्ध का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही सीवियर होगा। जस्ट इमेजिन कि यूक्रेन को फिर से रिस्टोर करने का खर्च जो है वो कितना बड़ा होगा। फिर यूक्रेन और रशिया जो है उसको यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, खास करके वीट का प्रोडक्शन। ये 2 देश जो हैं वो 25% जितना वर्ल्ड का वीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये युद्ध जो है वो वायबल नहीं है। पोस्ट पेंडेमिक यूरोप जो है वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिकली, और युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना पेनफुल होगा इसके लिए, फिर से रिस्टोर नहीं हो पाएगा। हमारे देश में भी अब देखिए फ्यूल की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है, वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस वॉर। और अब रशिया जो है वो नेटो और इन सारी चीज़ों पर कम फोकस्ड है। सबसे पहले रशिया का जो प्रायोरिटी नज़र आ रही है वो ये है कि यूक्रेन को डिसमेंबरिंग की जाए, यानी कि यूक्रेन को एक बार उनकी ताकत जो है, उनकी मिलिट्री, ये सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ये जो रशिया है वो फिर कुछ और सोचेगा। तो फिलहाल इसका फोकस जो है वो लिमिटेड है, राइट, कि यूक्रेन को डिसमेंबर करना, दैट्स इट। वन मोर फैक्ट कि ये युद्ध जो है जितना लंबा चलेगा उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी, हम सबको इसकी इम्पैक्ट फेस होगी। जो एक नियॉन आउटपुट होता है ग्लोबल, 50% जितना ग्लोबल नियॉन आउटपुट जो है ये यूक्रेन की 2 कंपनीज बनाती है। अब ये नियॉन आउटपुट का इस्तेमाल जो है वो लिथोग्राफी में होता है। लिथोग्राफी यानी कि जो चिप मेकिंग है ना, जो सेमीकंडक्टर चिप, उसको बनाने के लिए ये जो नियॉन आउटपुट चाहिए, 50% जितना ये यूक्रेन की कंपनीज बना रही है। और सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज होगी तो सारे अप्लाइंसेस, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर को $1 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और अब ये भी हो सकता है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमें लगता है कि विश्व युद्ध 3 जो है वो नहीं होगा। अगर यूएसए और नेटो ऐसा सोचे कि अभी ये रशिया जो है वो एंगेज्ड हो चुका है, तो रशिया को और ज़्यादा कमज़ोर बनाया जाए मिलिटरीली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनको हटना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो व्लादिमीर पुतिन को हटाने के लिए शायद यूएसए और नेटो जो हैं वो चीज़ों को और ज़्यादा एस्केलेट करे, तो ये सिचुएशन जो है वो सही नहीं होगी अगर ऐसा करेंगे तो।
दोनों को समझना होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया को, कि बहुत सारी माइन फील्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारी जगहों पर माइंस हैं। मीन्स अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नॉट के फिजिकल माइंस की बात नहीं हो रही है, और बात हो रही है कि अगर युद्ध की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती रही तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइट। फिर चीज़ें हाथों से चली जाएगी। और वेस्टर्न वर्ल्ड को थैंकफुल होना चाहिए कि मिस्टर पुतिन जो हैं वो जोसेफ स्टालिन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये भी समझना चाहिए कि उनके पास आज चर्चिल्स, डिगुअल और एफडीआर यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नहीं है। तो दोनों पार्टीज़ को समझना चाहिए कि विश्व युद्ध मीन्स आई स्ट्रांगली बिलीव कि दोनों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो हैं वो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड लेट्स होप के डिस्कशन के माध्यम से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ले दोनों पार्टीज़, तभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहे, वरना फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और फिर से पूरी दुनिया को वापस बैक टू नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगेगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन को बस यहाँ तक ही रखते हैं, राइट। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर ली है। वो श्रीलंका वाला आर्टिकल जो है विल कीप इट फॉर सम अदर डे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का जो स्लोगन हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, बेग यू पार्डन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये स्लोगन जो है वो किसने दिया था? ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे रील्स आ रही हैं, तो आई एम श्योर आपने देखी होगी। भगवत गीता के मोटिवेशनल कोट्स की रील्स को हमने स्टार्ट कर दिया है। देन वी हैव स्टार्टेड सम अदर रील्स एज वेल, तो उनको भी देखिएगा। इट्स अवेलेबल ऑन माय FB एंड Instagram, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को शेयर करें। आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।